वेलकम स्टूडेंट्स। कल हमने वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में सेकंड मेथड स्टार्ट किया था, यील्ड वैल्यूएशन मेथड, आय मूल्यांकन विधि। इसमें मैंने आपको बताया था कि यदि कोई विनियोगकर्ता अपने अंशों का मूल्यांकन रिटर्न के आधार पर, आय के आधार पर करता है, तो वो अपने अंशों का मूल्यांकन यील्ड वैल्यूएशन मेथड से करता है। इसमें 3 पॉइंट मैंने आपको बताए थे: डिविडेंड रेट मेथड, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड और एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग मेथड। कल हमने फर्स्ट पॉइंट किया था डिविडेंड रेट मेथड, लाभांश दर विधि। इसमें हमने आपको बताया था, सबसे पहले हम प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स फाइंड आउट करेंगे। दो प्रकार के शेयर होल्डर हैं: इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। दोनों के लिए कितना कितना लाभांश उपलब्ध है, लाभ उपलब्ध है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स। हमने आपको बताया था सबसे पहले इसमें रिप्रेजेंटेटिव प्रॉफिट लेंगे। करंट ईयर का हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, एवरेज हो सकता है। फिर हम ये जो करंट ईयर प्रॉफिट होगा, या एवरेज होगा, या फ्यूचर होगा, आफ्टर चार्जिंग ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फिर बेस प्रॉफिट लेने के बाद इसमें से लेस इनकम टैक्स, आयकर कम करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। फिर लेस ट्रांसफ़र टू एनी रिजर्व और फंड। रिजर्व या फंड में ट्रांसफ़र करने के बाद जो पैसा बचेगा वो शेयर होल्डर के लिए उपलब्ध है। लेकिन प्रेफरेंस और इक्विटी यदि दोनों हैं तो पहला राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर का होता है। तो लेस नॉर्मल डिविडेंड पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का और फिर इक्विटी शेयर होल्डर का। उसके बाद यदि ये पार्टिसिपेटिंग है तो लेस बैलेंस में से एडिशनल डिविडेंड पहले प्रेफरेंस का और फिर इक्विटी का। तो दो प्रकार का डिविडेंड हमने दिया एज पर कंडीशंस ऑफ क्वेश्चंस, नॉर्मल और एडिशनल। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का नॉर्मल और एडिशनल दोनों ऐड कर लेंगे, इक्विटी का भी दोनों ऐड कर लेंगे। ये प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ईच टाइप ऑफ शेयर होल्डर आ जाएगा। देन डिविडेंड रेट फाइंड करेंगे, दोनों की अलग अलग। प्रॉफिट अवेलेबल जो अभी भी फाइंड आउट किया अपॉन में पेड अप शेयर कैपिटल इंटू 100 करके, और अंततः वैल्यू पर शेयर फाइंड आउट होगा डिविडेंड रेट अपॉन नॉर्मल रेट इनटू पेड वैल्यू पर शेयर। तो ये हमने कल किया था। आज इसी में हम सेकंड पॉइंट करेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड, आशान्वित प्रत्याय दर विधि। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड, आशान्वित प्रत्याय दर विधि। देखो, फर्स्ट और ये जो सेकंड मेथड है डिविडेंड रेट और एक्सपेक्टेड रेट में एक माइनर सा डिफरेंस है, मैंने नोट लगा रखा है, आप इसे देखिए ध्यान से। इस मेथड में प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर की गणना में अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व को इग्नोर कर देंगे, अर्थात टोटल प्रॉफिट अवेलेबल के आधार पर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ज्ञात करेंगे। तो कहने का मतलब, जो हमने प्रॉफिट अवेलेबल निकाला है उसमें केवल बाकी प्रोसीजर वही है, रिप्रेजेंटेटिव प्रॉफिट लेना है आफ्टर चार्जिंग ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस इनकम टैक्स। केवल एक ही बात ध्यान में रखनी है, ट्रांसफ़र टू रिजर्व उसको आपको इग्नोर कर देना है, रिजर्व में नहीं भेजना है। जो पूरा प्रॉफिट है रिजर्व में भेजने से पहले का, वो सारा का सारा शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल है। उसके बाद वही तरीका है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर इक्विटी को पहले नॉर्मल डिविडेंड देंगे और फिर उनको एडिशनल देंगे, और नॉर्मल और एडिशनल का टोटल कर लेंगे, वो टोटल प्रॉफिट अवेलेबल आएगा। जब प्रॉफिट अवेलेबल आएगा, ये मैंने नीचे स्क्रीन पे देख रहे हो आप, रिप्रेजेंटेटिव प्रॉफिट करंट फ्यूचर एवरेज जो भी लेंगे आफ्टर चार्जिंग ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस इनकम टैक्स, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर है। इसके बाद एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, आशान्वित प्रत्यायी दर विधि। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर जो अभी अभी फाइंड आउट किया है, एक्चुअली ये टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। जितना जितना इक्विटी और प्रेफरेंस के हिस्से में आया है, दोनों की अलग अलग एक्सपेक्टेड रेट निकालनी है।
अपॉन में पेड अप शेयर कैपिटल इनटू 100 करके एक्सपेक्टेड रेट निकाल लेंगे, और फिर वैल्यू पर शेयर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन नॉर्मल रेट इनटू पेड वैल्यू पर शेयर करके दोनों प्रकार के अंशों का अलग अलग वैल्यू पर शेयर आ जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड है, सेकंड मेथड है। तो पहले और दूसरे मेथड यानी डिविडेंड रेट और एक्सपेक्टेड रेट में एक माइनर सा डिफरेंस है। डिविडेंड रेट में लेस ट्रांसफर टू रिजर्व यानी ट्रांसफर टू रिजर्व और फंड इसको कंसिडर करना है, जबकि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न में इसको कंसिडर नहीं करना। तो ये लगभग एक जैसे मेथड है। इसमें क्वेश्चन 4 इससे कर लेना आप, एग्जाम्पल हैं 9, 11, 12, 13 ये कर लेना, ट्राई करना। तो प्रॉब्लम होगी तो अपन नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। अब इसी में एक छोटा सा पॉइंट और है, एडजस्टमेंट इन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये आप देख रहे हो स्क्रीन पे। यदि दो कंपनियों का आपस में कंपैरिजन करना हो और कुछ उस कंडीशन में हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं। कई बार शेयर के ट्रांसफ़र पर रेस्ट्रिक्शन दिया होता है, तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। ऐसी कंडीशन में जिस कंपनी के शेयर्स पर रेस्ट्रिक्शन है उसके एनआरआर को प्लस कर देंगे, और जिस पे नहीं है उसको माइनस कर देंगे। 0.5% से हमें ऐसा एडजस्टमेंट करना है। डिविडेंड परफॉर्मेंस में भी आपको चेक करना है कि जो कंपनियां अपने को कंपेयर करने के लिए दी गई हैं उनकी परफॉर्मेंस पुअर या रिच कैसी है। यदि डिविडेंड परफॉर्मेंस पुअर है तो आपको उसको प्लस करना है 0.5% से, और रिच है तो आपको 0.5% से माइनस करना है। फिर नेट टेंजिबल असेट्स बैकिंग। तो यदि असेट्स बैकिंग अच्छा है तो आपको माइनस हाफ करना है, और पुअर है तो प्लस हाफ। तो मैंने ये स्क्रीन पे दिया हुआ है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड परफॉर्मेंस और नेट टेंजिबल असेट्स बैकिंग। तो जैसी भी कंपनियों में कंडीशन होगी, रेस्ट्रिक्शन यस और नो, यस है तो प्लस कर दीजिए, नो है तो माइनस कर दीजिए। डिविडेंड परफॉर्मेंस और नेट टेंजिबल असेट्स बैकिंग पुअर है तो प्लस कर दीजिए, और रिच है तो माइनस कर दीजिए। 0.5% का एडजस्टमेंट करते हुए हमें एक्चुअल या एडजस्टेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। उसके बाद हम इनका कंपेयर करेंगे जैसा भी क्वेश्चन में कहा होगा जिस मेथड से। तो ऐसा एक इलस्ट्रेशन 10 है, उसको आप ट्राई कीजिएगा। कोई दिक्कत आएगी तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।